अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल की स्थिति मची हुई है। देश का युवा सड़कों पर है और विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। लेकिन इसी बीच हरियाणा बीजेपी के सांसद रामचंद्र झांगड़ा का भी एक विवादित बयान सामने आया है, जो इस समय काफी सुर्खियों में है। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी देश भर के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश में जुटी है। हरियाणा में भी जल्द सेना के पूर्व अधिकारी युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर जागरूक करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों के लिए एक सुनहरा ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल का ऐलान उन युवाओं में भड़की आग को शांत कर सकता है जो हरियाणा में जगह जगह अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। वहीं सीएम मनोहर लाल के इस ऐलान के बाद से इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा के सीएम को नसीहत दे डाली। इनेलो विधायक ने ट्वीट के जरिए कहा कि मुख्यमंत्री साहब 4 साल बाद अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही। प्रदेश बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। सीएम साहब जुमलेबाजी छोड़कर युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर ध्यान दीजिए। अभय चौटाला ने बेशक सीएम मनोहर लाल को नसीहत दी डाली, लेकिन बीजेपी का युवाओं को मनाने का प्रयास जारी है। अब बीजेपी के तमाम प्रयासों के बीच बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने अग्निपथ योजना शुरू करने को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र झांगड़ा ने कहा कि अग्निपथ योजना को देश में लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि युवाओं को बलात्कार और नशे से बचाया जा सके। कि आज हमारा युग उच्छृंखल है। 1 मिनट में हत्याएं हो जाती हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, विभिन्न जगह पर 1 मिनट में बलात्कार हो जाते हैं। 50,000 नौजवान भी सालाना संस्कारित होकर निकलेंगे तो देश के लिए वो बहुत बड़ी पूंजी होगी। वो आगे के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, पूंजी होगी। वो इसलिए इस युवकों को संस्कारित, डिसिप्लिन और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिए योजना है, और इससे बेहतरीन योजना देश को आगे बढ़ाने के लिए हो नहीं सकती। रामचंद्र झांगड़ा की माने तो हर 1 मिनट में बलात्कार और हत्या की वारदातें होती हैं। ऐसे में अगर अग्निपथ योजना के तहत 50,000 युवा भी संस्कारी बनकर निकले तो देश के लिए ये बहुत बड़ी संपत्ति होगी। अब एक और बीजेपी का अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद रामचंद्र झांगड़ा का अजीबोगरीब बयान क्या मोड़ लेकर आता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अग्निवीरों को लेकर एक और जहां केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं हरियाणा की सरकार ने भी अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दी है। लेकिन अब देखना ये होगा जो युवा सड़कों पर है, क्या वह उठ जाएगा और अब प्रदर्शन बंद होगा। भारत समेत दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मैसूर में पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी में युवाओं को योगाभ्यास के दौरान खास संदेश दिया है। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 8वें योग दिवस के लिए खास तैयारियां की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के मशहूर मैसूर पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी यहां पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने योग को लेकर खास संदेश दिया। योगा फॉर ह्यूमैनिटी
मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। वहीं हरियाणा के भिवानी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने भी कार्यक्रम में युवाओं को योग को लेकर संदेश दिया और आज के दिन को बेहद महत्वपूर्ण बताया। भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में, बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का ये दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान में योगाभ्यास किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर के साथ बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर युवाओं ने योग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर ऋषिकेश में मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में योग किया। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने योगा दिवस की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जोश न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी देखने को मिला। योग का महत्व बताने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बता दें, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की धूम न सिर्फ भारत में देखने को मिली है, बल्कि दुनिया भर में युवाओं ने इस दिन योगा किया है और साथ ही योगा को लेकर जागरूकता भी फैलाई है। योगा को लेकर बाकी के लोगों को खास संदेश भी दिया है। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्या इस मुलाकात में चर्चा हुई, हम बात करेंगे। हमारे साथ रंजीत सिंह चौटाला साहब हैं। सर, कल गृह मंत्री जी से मुलाकात आपकी हुई है, क्या बातचीत हुई, क्या खास रहा उस मुलाकात? देखिए, जब मिला हूँ तो राजनीतिक चर्चा हुआ है, प्रदेश की राजनीति पे भी चर्चा हुआ है और एक वैसे सामान्य मुलाकात थी। इससे पहले भी मैं 2 बार उनसे मिला हूँ, ये मेरी तीसरी मुलाकात थी और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई। क्या चर्चा हुई सर? प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई बातचीत? देखिए, कुछ चर्चा जो होते हैं वो बाहर नहीं कहे जाते, पर स्वाभाविक है कि प्रदेश की राजनीति पे उन्हें कुछ इनपुट चाहिए थे, मैंने दिए और एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मीटिंग थी। कोई खास बातचीत सर, कोई उनका आने का कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत आपने की, किस तरह? देखिए, ये उनका कार्यक्रम बनता है तो मुख्यमंत्री जी की मार्फत बनता है। वो मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, कब बनेगा नहीं बनेगा ये स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है। मेरी उन्हें एक सामान्य कॉल थी उनके अपना रिगार्ड रिस्पेक्ट पे करने के लिए और जब गया तो सब बातों पे चर्चा भी हुआ। आपके विभाग से संबंधित सर कोई बात? ये भी हुआ, मैंने सब बताया कि हमारा विभाग कहाँ था, कहाँ आ रहा है और कैसे हमने इन क्राइसिस में भी प्रदेश को संभाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अमित शाह से मुलाकात की है कल बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने और उन्होंने बताया कि क्या बातचीत हुई, क्या अमित शाह से चर्चा हुई और ये भी बताया गया कि हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर भी उनसे बातचीत की गई। एक तरफ जहां पूरे देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है, तो वहीं बीजेपी अब लोगों को समझाने के लिए अपने तमाम प्रदेश के संगठन के लोगों के साथ, आईटी विभाग के पदाधिकारियों के साथ ही जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनके साथ और पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। गुरुग्राम में अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़,
हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल समेत सेना के पूर्व अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में तय किया गया कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में फैली आग को शांत करने के लिए बीजेपी अपनी टीम मैदान में उतारेगी। सोशल मीडिया की टीम भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर अग्निवीरों के सवालों का जवाब देंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। हर जगह हर एक कोचिंग सेंटर में जाएंगे, वहाँ जो भी स्टूडेंट है उनको इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, इसकी क्या क्या एडवांटेज है। इसी तरह हम बाकी गाँव में जाएंगे, इसी तरह बाकी कॉलेजेज में, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टियाँ हैं, कॉलेजेज में हैं, उन बच्चों को भी हम जाके लेक्चर देकर उनको बताएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हमारे मीडिया जैसे लाइव, जैसे आप जैसे हमारे से कांटेक्ट करेंगे तो आपके थ्रू भी हम हैं इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और जो युवा भ्रमित हैं उनको हम बताएंगे ये बिल्कुल ये योजना है जो आपके फायदे की है, इससे आपका फायदा होगा, सेना का फायदा होगा और देश का भी फायदा होगा। कुल मिलाकर बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर बारीकी से बातचीत की गई, योजना के फायदे बताए गए, फैसला लिया गया। जल्दी बीजेपी संगठन के तमाम विंग प्रदेश भर में युवाओं को योजना को लेकर जागरूक करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के सवालों का जवाब देंगे। आज से ज्यादा तो पूर्व सैनिक आज मौजूद थे यहाँ भी खड़े हैं, कुछ दूसरे कमरे में प्रेस कर रहे हैं। तो पहले तो जैसे ये कर्नल सुहाग हैं, हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हेड हैं प्रदेश के, इनकी हर जगह ब्रांचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, उनको कांटेक्ट किया जाए। पूर्व सैन्य अधिकारियों के मार्फत जनता तक ये स्कीम माध्यम से पूर्व सैनिकों के थ्रू, जिसमें जवान जेसीओ, क्योंकि जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारी तो बोलते हैं, उन पे ये स्कीम लागू नहीं है। स्कीम तो सिपाही इस पे लागू है, कांस्टेबल लेवल की है। अब तमाम उन लोगों तक अग्निपथ योजना को पहुंचाया जाएगा जो लोग इससे भ्रमित हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो देश भर में इस समय अग्निपथ योजना को लेकर विरोध चल रहा है वो कितना शांत हो पाता है। दिल्ली में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। ऐसे में हरियाणा से भी काफी संख्या में युवा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने बहादुरगढ़ में इन युवाओं को रोक दिया। पुलिस ने युवाओं को रोकने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाई, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले प्यार से समझाया, फिर आपके हाथ जोड़ के मीडिया की खड़ी है सारी चीजें, देखो आप जो आप करना सब हो, जो आपको प्यार से करेंगे, जो भी करेंगे प्यार से करेंगे, हमने धक्का मुक्की नहीं करनी। कानून तो इतना है जितना समाज की आग नहीं खुलती, सारा समाज आ जाए तो सब कानून देखो प्यार से, हमारी मजबूरी हो जाए तो हमारे बाद में 10 मिनट। और फिर न मानने पर युवाओं से भरी टोली दिल्ली नहीं बल्कि पुलिस हिरासत में जा पहुंची। अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना से युवाओं की टोली रोहतक से रवाना हुई, लेकिन बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन के सामने युवाओं की एक नहीं चली। कुछ देर तक समझाकर ना मानने के बाद इन युवाओं को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में लिया। आज आपके इनका नुकसान होता, चोट-पेट होती, हमारे ये अपने बच्चे हैं। अब हम इनको जो है ना खाना वाना खिलाकर इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कोई गिरफ्तारी इनकी? गिरफ्तारी नहीं होती, अब बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनको अब खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कहाँ लेकर जा रहे हैं फिलहाल? हाँ जी, फिलहाल इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? फिलहाल सेफ जगह लेके जाएंगे यहाँ से हम, और सेफ जगह ले जाकर इनको खाना खिलाएंगे और इनको समझा बुझा के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। कितने युवा सर कहाँ से आए थे ये तकरीबन अपना रोहतक साइड से आए थे और इनको समझा बुझा दिया है। पहले आपने भी देखा, हमने काफ़ी समझाया था, तो अपना जो हमने अब इनको थोड़ा सा डिटेन करा है और उनको खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। पुलिस बल का प्रयोग करते हुए युवाओं को जबरदस्ती बस में बैठाया। युवाओं ने पुलिस का विरोध भी किया। पुलिस बल के सामने युवाओं की एक भी नहीं चली। पुलिस ने युवाओं को बलपूर्वक रोडवेज की बसों में बैठाया। प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि सेना में स्थायी भर्ती होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी युवाओं की माने तो ये उनका देश है, हिंसा के पक्षधर वो नहीं। नौजवानों की आवाज भी नहीं सुनना चाहती है, नौजवानों की जो जायज आवाज है उसको शांतिपूर्ण आवाज को भी दबाना चाहती है। पूरे देश में ये कह रहे थे कि हिंसा कर रहे हैं, यहाँ हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, उसके बाद भी जबरदस्ती हमारे को गिरफ्तार करा जा रहा है। इसका मतलब सरकार तानाशाही पे उतारू है और ये तानाशाही लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है भाई। पूरे हरियाणा को, देश को हम संदेश देना चाहते हैं, नौजवान
कि ये जो ज़बरदस्ती करके इस बात को दबाने का प्रयास है कि ये जो टीओडी लाया गया है इसको देश का नौजवान स्वीकार नहीं कर रहा है। ज़बरदस्ती गले में ठूसने की कोशिश है, ज़बरदस्ती ये कह के कि हलवा खा लो, कैसे लाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का और देश का नौजवान खड़ा हो जाए और इस बात को जीवन मरण का सवाल मान के लड़े, वरना आगे कोई रास्ता नहीं, आगे कोई भविष्य नहीं है। ये नौजवान को भी समझना होगा और तमाम जो राजनेता हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। इस पर गाँव में नहीं घुसने के लिए, वोट मांगने के लिए। युवाओं को इस तरह से रोकने का मकसद बढ़ते प्रदर्शन को तो रोकना था ही, साथ ही पुलिस युवाओं पर मुकदमे भी दर्ज नहीं करना चाहती। पुलिस की माने तो पुलिस युवाओं को समझा बुझाकर वापस घर भेजना चाहती है। करनाल के घरोंडा के शेखपुरा खालसा गांव में 7 महीने की बच्ची के सपनों का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मां पर ही लगे हैं। उस मां पर जिसकी जिम्मेदारी होती है अपनी बच्ची को पालने की, जिस पर जिम्मेदारी होती है बच्ची के सपनों को पूरा करने की। मौत के घाट उस कलयुगी मां ने शेखपुरा खालसा गांव में रात के ही समय उतार दिया और सुबह के वक्त पुलिस में कॉल किया और पुलिस को यह बताया कि मैंने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्ची को देखती है तो बच्ची मृत हालत में मिलती है, जिसके बाद परिवार के लोग बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में लेकर आते हैं। फिलहाल कलयुगी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बच्ची के जो पिता हैं वो हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और एक बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि ममता को शर्मसार कर दिया है और फिलहाल देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर ये बात सामने निकल कर आई है कि मां अपनी बच्ची को पाल नहीं सकती थी। अगर मां अपनी बच्ची को पाल नहीं सकती थी तो ये बात वो अपने पति से कह देती, अपने सास ससुर से कह देती, वो उस बच्ची को पाल लेते, क्योंकि बच्ची ने जन्म लिया है तो उसके कुछ सपने होंगे, उसे आगे बढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले ही एक कलयुगी मां अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार देती है और फिलहाल बच्ची का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। शेखपुरा खालसा गांव में मातम पसरा हुआ है और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। यमुनानगर जिले के सिढौरा हल्का के गांव धनौरा के आसपास अवैध खनन का काम जारी है। खनन कर जमीन को छलनी किया जा रहा है और जिससे वह झील बन गई है। पानी जमा होने से आसपास के किसानों की परेशानी बढ़ गई है। यमुनानगर जिले में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा तस्वीरें रंजीतपुर के धनौरा गांव के स्टोन क्रेशर से सामने आई, जहां नियमों को ताक पर रखकर अवैध माइनिंग का खुला खेल खेला जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता ने खनन और भूतत्व विभाग पंचकुला के निदेशक को इस बारे में शिकायत भेजी। हालांकि खनन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्टॉक का जायजा लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर स्टॉक है कितना और क्या ये वैध है या अवैध। ड्यूटी यहाँ स्टॉक के रिगार्डिंग आया हूँ मैं और मैंने वो देख लिया, जितना है चेक करके मैं रिपोर्ट कर दो। जो मतलब दिख रहा है वो मैंने रिपोर्ट कर दी। इस मामले को लेकर जब खबरें अभी तक ने जिले के डीसी पार्थ गुप्ता से सवाल किया तो उन्होंने इस मामले को लेकर विभाग के पाले में अपनी गेंद डाल दी। जो संबंधित विभाग है उसको निर्देश दे दिए जाते हैं, शिकायत प्राप्त होती है। सर अक्सर जो शिकायतकर्ता होते हैं वो कहते हैं कि माइनिंग अधिकारी आते तो हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती शिकायत के बावजूद भी। फॉलो अप लेते हैं, जो शिकायत हमारे पास आती है इस पर भी फॉलो अप लेते हैं। इसको सख्ती से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है सर शासन की तरफ से? इसको ये जो हमारी शिकायत आती है तो संबंधित विभाग को उसको निर्देश दिए जाते हैं कि कार्रवाई हो सके। यमुनानगर जिले में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके अधिकारी साइट्स पर तो आते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब अधिकारी ही कोई एक्शन नहीं लेगा तो अवैध खनन पर लगाम कैसे लगेगी। नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 22 जून को होगा, लेकिन उससे पहले ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, जहां न सिर्फ पुलिस और प्रशासन
बल्कि उम्मीदवारों के समर्थक भी पहरेदारी करते नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मुस्तैदी के साथ हथियारों से लैस ईवीएम की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों के समर्थक भी ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। नगर पालिका पुन्हाना में ईवीएम मशीनों के लिए ITI पुन्हाना को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां आगामी 22 जून को मतगणना होगी। मतगणना की तैयारियों में जिला प्रशासन के कर्मचारी जुटे हुए हैं। बात अगर ईवीएम की सुरक्षा की करें तो 2 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है। 24 घंटे हथियारों से लैस HAP और IRB के करीब 18 जवान ईवीएम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ नगर पालिका के जो चुनाव होते थे वो पार्षदों द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट इलेक्शन कराया गया है सरकार की तरफ से, जो हमारे यहाँ काफी अच्छा हुआ, अच्छा पोलिंग हुई है। लेकिन ईवीएम की जो सुरक्षा है वो हम मानते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से चौकीदार अपना कर रहे हैं। हाँ, कल रात की है, हमने ड्यूटी लगाई हुई है, बंदे चेंज होते रहते हैं, रात में और दिन में और। पुन्हाना के DSP शमशेर सिंह, पुन्हाना के SHO और सिटी चौकी प्रभारी ही नहीं बल्कि रिटर्निंग अधिकारी और SDM मनीषा शर्मा भी लगातार स्ट्रांग रूम के दौरे कर हालात का जायजा ले रहे हैं। चुनाव होने पश्चात सभी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम हमारा ITI पुराना में है, उसमें जमा करा के SDM साहब द्वारा सील कर दी गई थी। उसके बाद 2 लेयर में हमने सुरक्षा दी है, एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। दोनों में 2 डबल गार्ड है जिसकी 24 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात है। इसमें एक लेयर में IRB के हैं, दूसरी में HAP के जवान तैनात है। इसमें 9 जवान है आउटर लेयर में और 9 जवान है इनर लेयर में हैं, जिसकी चेकिंग के लिए SHO, चौकी इंचार्ज और मैं खुद हर 2-2 घंटे में चेक भी करेंगे। ईवीएम खुलने में अब कुछ घंटे बचे हैं और इसलिए उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। फिलहाल 22 जून को ही साफ होगा कि जीत का ताज किसके सिर सजता है।